मिशन 2024 की रणनीति तैयार करने के लिए बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दिल्ली में बैठक हुई। ये बैठक 2 दिन तक चलेगी। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह समेत कई मरकजी वजीर और बीजेपी शासित रियासतों के सीएम शामिल हुए। इसके अलावा बीजेपी के करीब 350 ओहदेदारान बैठक कर रहे हैं। ये बैठक दिल्ली के एनडीएमसी के कन्वेंशन सेंटर में की जा रही है। वहीं बैठक से पहले पीएम मोदी ने पटेल चौक से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक रोड शो किया। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ सड़कों पर दिखाई दी। पटेल चौक से लेकर कार्यकारिणी बैठक मकाम तक को पोस्टर, बैनरों और झंडों से पाटा गया। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान लोगों में काफी जोश और खरोश देखने को मिला। दिल्ली विधानसभा के 3 रोजा सेशन का आगाज हंगामे के साथ हुआ। सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो अपोजिशन के जरिए रखे गए मुद्दों पर चर्चा के लिए विधानसभा स्पीकर ने इजाजत दे दी। वहीं आप विधायक एलजी के जरिए सरकार के काम में दखल के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस बीच 1 घंटे के अंदर विधानसभा 2 बार भंग हुई। वहीं आप विधायकों के लगातार एहतजाज के चलते विधानसभा को 1 दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया, जिसके बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत तमाम विधायकों के जरिए एलजी निवास तक हाथों में तख्तियां लिए नारेबाजी करते हुए पैदल मार्च निकाला गया। दिल्ली में जितने भी बच्चे हैं उन सब बच्चों को मैं अपना बच्चा मानता हूं। जितने भी दिल्ली के लोगों के बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे हैं, अमीरों के बच्चे हैं, मिडिल क्लास के बच्चे हैं, उन सबको मैं अपना बच्चा मानता हूं। और मैं चाहता हूं कि सभी दिल्ली के सभी बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। चाहे गरीब का बच्चा हो, चाहे अमीर का बच्चा हो, सबको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जिनको भगवान ने साधन दिए हैं, वो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाई करने भेजते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे गरीबों के, मिडिल क्लास के बच्चों को भी विदेशों जैसी अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। अब सब बच्चे तो विदेश जा नहीं सकते, तो हमने दिल्ली में स्कूल अच्छे कर दिए। अब हम अपने सरकारी स्कूलों के टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं। वो वहाँ पे दुनिया की बेस्ट ट्रेनिंग लेके आएंगे। हम उन्हें फिनलैंड भेज रहे हैं। फिनलैंड दुनिया का वो देश माना जाता है जहां दुनिया में सबसे अच्छी शिक्षा फिनलैंड में दी जाती है। तो हम दिल्ली के सरकारी स्कूलों के टीचर्स को फिनलैंड भेज रहे हैं, वहां से वो ट्रेनिंग लेके आए और हमारे सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चों को शिक्षा दें। अभी तक 1000 से ज्यादा टीचर्स की और प्रिंसिपल्स की हम विदेशों में ट्रेनिंग करा चुके हैं। अब लगभग 30 के करीब ऐसे टीचर्स या प्रिंसिपल्स को फिनलैंड भेजना था हमें। एलजी साहब ने ऑर्डर कर दिया कि ये फिनलैंड नहीं जाएंगे और देखो अगर इनको इंडिया में ही कहीं ट्रेनिंग करा दो। ये तो ठीक नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। एलजी साहब को क्या प्रॉब्लम है? दिल्ली के लोगों की चुनी हुई सरकार, दिल्ली के बच्चे, दिल्ली के लोगों का टैक्स का पैसा, दिल्ली के लोगों के पैसे से उनको टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं। एलजी साहब क्यों रोक रहे हैं? एलजी साहब रोकने वाले कौन होते हैं? एलजी साहब क्यों रोक रहे हैं टीचर्स की ट्रेनिंग को? मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ इस बात से कि एलजी साहब दिल्ली के लोगों की बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिलवाना चाहते। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट पकड़ना एक बार, मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेके आया हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये देखो, सारे जने कैमरे पे दिखा दो, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। इस ऑर्डर में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने 4 जुलाई 2018 को बोला था, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली हैज नॉट बीन इंटरेस्टेड विद एनी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर। ये देखो, इसमें क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर को कोई भी स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। ये 2 बार लिखा, उनको पता था एलजी एक बार में नहीं मानेंगे। एक तो उन्होंने 284 नंबर पैराग्राफ में लिखा और एक उन्होंने 475 नंबर पैराग्राफ में फिर लिखा सुप्रीम कोर्ट ने, देयर इज नो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी वेस्टेड इन लेफ्टिनेंट गवर्नर टू टेक डिसीजन। इसमें लिखा हुआ है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकते। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब फिनलैंड की शिक्षकों की ट्रेनिंग को रोकने वाले कौन होते हैं? वो क्यों रोक रहे हैं? वो कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। अगर कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर इस देश का ये कहेगा मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, तो फिर तो इस देश के अंदर ना जनतंत्र बचेगा, ना संविधान बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। हमें बेहद दुख है
कि आज हम सब लोगों को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को, दिल्ली के सारे चुने हुए विधायकों को एलजी हाउस मार्च करके कोई बड़ी चीज के लिए नहीं जाना पड़ रहा है, मात्र इस चीज के लिए जाना पड़ रहा है कि एलजी साहब हमारे शिक्षकों को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए जाने दो, उनको मत रोको। अगर दिल्ली का चुनाव हुआ, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने वोट डाल के अपने मुख्यमंत्री को चुना, 70 में से 62 सीट दी, वो मुख्यमंत्री अगर अपने शिक्षकों को फिनलैंड ट्रेनिंग नहीं भेज सकता तो फिर क्या फायदा है ऐसे चुनाव का और क्या फायदा है जनतंत्र का। अभी हम सारे जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि एलजी साहब को अपनी गलती का एहसास होगा और वो शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए जाने दें। बहुत सारे काम इन दिनों में एलजी साहब ने, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, एलजी साहब ने दिल्ली में योगा क्लासेस रोक दी। बताओ, योगा क्लासेस रोकने से एलजी साहब को क्या फायदा हुआ? 17,000 लोग डेली योगा करते थे, मैं उनको फ्री में योगा कराता था। एलजी साहब ने अफसरों को बोल के दिल्ली के सारे मोहल्ला क्लिनिक्स की सारी पेमेंट रुकवा दी, दवाइयां रुकवा दी, टेस्ट रुकवा दिए, डॉक्टरों की तनख्वाह रुकवा दी, मोहल्ला क्लिनिक का रेंट रुकवा दिया, मोहल्ला क्लिनिक का बिजली का बिल रुकवा दिया, दिल्ली जल बोर्ड की सारी पेमेंट्स रुकवा दी। इस बार हम चाहते थे 24 घंटे पानी और यमुना की सफाई के ऊपर मिशन मोड में काम करना, तो हमने कई हजार करोड़ रुपए जल बोर्ड के लिए रखे थे, कोई पेमेंट नहीं होने दी दिल्ली जल बोर्ड की। एलजी साहब ने डीटीसी के बस मार्शल, जो हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बस मार्शल लगाए हैं डीटीसी की बसों में, उनकी 3 महीने से पेमेंट नहीं होने दी। पता नहीं कितने सारे काम एलजी साहब ने रोक दिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कोई वैल्यू ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है एलजी साहब कोई एक्शन नहीं ले सकते, कोई स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले सकते, तो फिर एलजी साहब ये सारे काम कैसे रुकवा सकते हैं? अभी एलजी साहब के पास जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि एलजी साहब सुप्रीम कोर्ट, मेरी अपील एलजी साहब से एक ही अपील है, संविधान को माने, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को माने। जब मैं परसों मिला, कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट की राय है, मैं एलजी साहब से कहूंगा एक अच्छा एडवाइजर रखें जो संविधान समझता हो और जो कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट को समझता हो। एलजी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की राय नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर सबके ऊपर बाध्य होते हैं, बाइंडिंग होते हैं। दिल्ली आम आदमी पार्टी और एलजी विनय कुमार सक्सेना में चल रही खींचतान के बीच ये साफ हो गया है कि दिल्ली में मेयर का चुनाव 24 जनवरी को होना है। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने तजवीज पर मोहर लगा दी है। एलजी ने अपने ऑर्डर में सदन की बैठक सदस्यों के अलावा मेयर और डिप्टी मेयर के साथ स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के हलफनामा तकरीब को भी मंजूरी दे दी है। बता दें कि इससे पहले 6 जनवरी को दिल्ली मेयर चुनाव होना था, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के हंगामे के बीच चुनाव नहीं हो सका। आप और बीजेपी पार्षदों के बीच हाथापाई और धक्का मुक्की भी हुई थी, यहां तक कि सदन में एक दूसरे पर कुर्सियां भी फेंकी गई थी। कांग्रेस लीडर कन्हैया कुमार ने आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि आरएसएस धर्म की राजनीति करती है। जब मोहन भागवत जी का इंटरव्यू आया तो कुछ लोगों ने हेडलाइन इस तरह से बनाया कि राहुल गांधी का जवाब दिया मोहन भागवत जी ने, और कुछ लोगों ने यह चर्चा शुरू की कि आरएसएस तो स्वागत कर रही है यात्रा का, तो फिर आरएसएस के ऊपर जो है क्यों हमला किया जा रहा है। पहली, हम आरएसएस और बीजेपी को अलग अलग नहीं देखते हैं। हमारी समझदारी में आरएसएस जड़ है, बीजेपी उसका फल है। ये भ्रम हमारे मन में नहीं है। भले वो कहते हो कि हम सांस्कृतिक संगठन हैं, लेकिन उनकी पूरी की पूरी विचारधारा राजनीति पर आधारित है। और इस बात को हम यहां स्पष्ट करना चाहते हैं कि धर्म देश का है, सांप्रदायिकता देश का नहीं है। आरएसएस धर्म के प्रतीकों का इस्तेमाल करके सांप्रदायिक राजनीति कर रही है, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जैसे दही दूध से बनता है, लेकिन दही दूध नहीं होता है। दोनों की प्रकृति अलग अलग होती है, नेचर अलग अलग होता है। कोई भी धार्मिक व्यक्ति किसी का खून बहाना, किसी को मारना, किसी के ऊपर हमला करना, नफरत फैलाना, इस तरह की चीजों का समर्थन नहीं करता है। धर्म के प्रतीकों का इस्तेमाल करके अगर राजनीति की जाती है, जब राज सत्ता और धर्म को मिलाया जाता है, तो वो धर्म नहीं है, वो राजनीति है। इसीलिए हमारी नजर में आरएसएस सांस्कृतिक संगठन नहीं है। सांस्कृतिक प्रतीकों का इस्तेमाल करती है अपने राजनीतिक लाभ के लिए। जैसे स्वयं उन्होंने कहा
कि सनातन धर्म सबसे प्राचीन है, तो सनातन धर्म का डेट जो है वो 1925 से तो नहीं शुरू होता है, वो तो हजारों साल पुराना है। मतलब आरएसएस के बनने से पहले भी धर्म था और आरएसएस के बाद भी धर्म रहेगा। इसका मतलब आरएसएस का धर्म से कोई लेना देना नहीं। कॉन्ट्रैक्ट पारा मेडिकल मुलाजमीन ने आज रांची में गवर्नर हाउस के करीब जोरदार प्रोटेस्ट किया। रियासती हुकूमत के रवैये के खिलाफ इस एहतजाजी मुजाहिरे में रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से कसीर तादाद में पारा मेडिकल कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में नारे लगाए। इतना ही नहीं, ये मुजाहिरीन गवर्नर हाउस के करीब बैरिगेटिंग को तोड़ते हुए सीएम हाउस के करीब पहुंच गए और नारा लगाते हुए सड़क पर बैठ गए। इस दरमियान पुलिस मुजाहिरीन के सामने बेबस नजर आए। पुलिस इंतजामिया के जरिए लोगों को भरपूर समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वो हटने को तैयार नहीं हुए। 14 के तर्क में किया जाए, जबकि 2014 में खुद सीएम की सरकार थी, हेमंत सोरेन की सरकार थी, उनका दृढ़ इच्छा शक्ति बना और एक ग्रुप को परमानेंट किया गया। तो हम भी वही बहने हैं, वही हॉस्पिटल में काम करने वाले हैं, हम दक्षता हासिल किए हैं, डिप्लोमाधारी है। उसके बाद भी आज हमें कोरोना के समय में हमें फूल बरसाया, तो हमें नियुक्ति का पत्र क्यों नहीं दे रहे हैं आप? हमें नियुक्ति का पत्र चाहिए। हम पूरी भरी हमारा जो यौवन एज था हमने सेवा में लगा दिया। आज मेरा पड़ाव रिटायरमेंट के एज पर है। इस समय सरकार हमें छलती है, इस समय सरकार हमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार का मुद्दा बना के जो वर्षों से करीब 10, 15 साल, 18 साल से अनुबंध पर कार्यरत है, सभी राज्य के हर एक पीएससी, सीएससी, आपका मेडिकल कॉलेज, सदर अस्पताल में अनुबंध पर कार्यरत है और सेवा दे रहे हैं। अल्प वेतन में 10 से 15 हजार हमारी सैलरी होती है और उस समय से दे रहे हैं। इस कोरोना काल में जिस सरकार अपनी उपलब्धि दिखाती है कि आज हमारा कोरोना से पूरा राज्य कम हो गया, उसका श्रेय सिर्फ अनुबंध कर्मी को जाता है। उन्होंने अपने जीवन की परवाह किए हुए, अपने परिवार को जीवन परवाह किए बगैर और अनुबंध पर रहते हुए भी और अपनी सेवा दिया, ठीक है। जिसके फलस्वरूप में सरकार जब नहीं बनी थी 2019 में, उन्होंने वादा किया था कि आपकी सेवा हमको अगर सरकार बनती है तो 3 महीने के अंदर में आपको परमानेंट किया कर दिया जाएगा। जो सरकार आज 3 साल पार हो गई और कोई उस पर उपलब्धि नहीं हुई। हम लोग जामिया कोऑपरेटिव बैंक ने अपना फाउंडर्स डे मनाया है, जिसमें मिर्जा फारिदुल हसन बेग साहब की याद में अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए। मिर्जा फारिदुल हसन बेग साहब ने ज़रूरतमंद के लिए अपने इस बैंक के दरवाजे खोले। इस बैंक के ज़रिए से कई हजार परिवारों का मुस्तकबिल बदल गया और साथ ही कई बेरोजगार लोगों ने अपना बिजनेस शुरू किया। मिर्जा फारिदुल हसन बेग साहब के इस विजन को आज जामिया कोऑपरेटिव बैंक आगे ले जा रहा है। इस प्रोग्राम में सभी मशहूर हस्तियों ने शिरकत की और इस प्रोग्राम में मिर्जा साहब के नाम से अवार्ड भी दिए गए और साथ ही मिर्जा साहब के ऊपर एक प्रोग्राम का इनेकाद भी किया गया। ये प्रोग्राम जो है मेरे वालिद मिर्ज़ा फरीदुल हसन बेग के नाम पे एक अवार्ड शुरू किया गया है, जो कि उन्होंने जामिया कोऑपरेटिव बैंक का क़याम तकरीबन 25 साल पहले किया था। तो 25 साल पहले जिस बैंक की उन्होंने बुनियाद रखी थी, आज वो जो है तकरीबन 1 लाख अकाउंट होल्डर्स, 15,000 शेयर होल्डर्स और हमारे जो है वो 450 करोड़ बिजनेस तक पहुँच चुका है। तो हमारा मकसद ये था कि उनके नाम को जो है, जिन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया, इसके अलावा भी उन्होंने एजुकेशन में भी काम किए और हाउसिंग में भी काम किए, जाकिर बाग का क़याम किया आज़मगढ़ के अंदर, क्योंकि आज़मगढ़ से उनका ताल्लुक़ था, तो वहाँ उन्होंने जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाए। तो उनके नाम के लिए कि ताकि लोग जो हैं उनसे इंस्पायर हों, तो हमने जो है वो MFH बेग मेमोरियल कोऑपरेटिव MFH बेग अवार्ड मेमोरियल अवार्ड का क़याम किया, जो आज दिया जाएगा। आज हम 3 लोगों को अवार्ड दे रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले कैप्टन शाहनवाज ज़हीर हैं, वो और उनकी बीवी अलमाज ज़हीर ने 2 बच्चों को जो यतीम हो चुके थे, जुड़वा बच्चे थे, उनके कोलीग के बच्चे थे, वो भी एयर इंडिया में पायलट थे, कैप्टन दयाल साहब, उनके जुड़वा बच्चों की परवरिश करी। 2013 में उन्होंने जो है वो मरते दम जो है अपने बच्चों का हाथ जो है शाहनवाज साहब के हाथ में दिया और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह उन बच्चों को जो है बहुत अच्छे से पाला
जिस तरह से उनकी अपनी 2 लड़कियां थी, उन्होंने उनकी परवरिश करी, उसी तरीके से उन जुड़वा बच्चों की भी परवरिश करी। उन्होंने जिस तरह से अपनी बच्चियों को 12th के बाद पढ़ने के लिए बाहर भेजा, अब माशाअल्लाह वो बच्चे भी जो है पढ़ने के लिए बाहर गए और उन्होंने अपने मज़हब पे रहते हुए, जो उनका मज़हब था, उस मज़हब पे रहते हुए उन बच्चों को पाला। जी, ये जो बैंक है, जो आपका जामिया कोऑपरेटिव बैंक है, तो इसमें जो मुसलमानों को किस तरीके से और जोड़ना चाहते हैं, जो इसकी ब्रांच आप? देखिए, ये कोऑपरेटिव बैंक जो है वो मुसलमानों के लिए नहीं है, ये सब हमारे हिंदुस्तानियों के लिए है। और जो भी दिल्ली का रहने वाला है, उसके पास या तो दिल्ली में नौकरी करता है या दिल्ली के अंदर रहता है, वो हमारे बैंक का मेंबर बनके आसानी से किसी तरह का भी लोन जो दूसरे बैंकों से मिलता है वो हमारे यहाँ से मिल सकता है।